तो ठीक है जी, सभी को प्रणाम, जय श्री राम। पहला पार्ट आपने देख लिया था कि एक्चुअल में हम जो हाउसेस की जो बात करने जा रहे हैं वो हाउसेस है क्या। उसका एक शब्द है भाव। भाव आपने एक शब्द आप हमेशा डेली रूटीन में हम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं कि मेरे कहने का भाव ये है, मेरे कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है, मेरे कहने की इंटेंशन ये है। तो भाव से क्या मतलब है? भाव से मतलब ये है कि आप इन 12 हाउसेस में से जो आपका डोमेन है, जो एक्चुअल में जो डोमेन है वो आप निकाल सको कि मेरे कहने का एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट या भाव ये था। अगर कोई बात करना चाहता है कि मेरे पास धन कितना है, तो धन मतलब कोई चीज आप जो इकट्ठी करते हो, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, तो वो भी एक पर्टिकुलर भाव से आएगा। आप बात करते हो संस्कार की, बच्चों के संस्कार या खुद के जो हमारे संस्कार होते हैं वो क्या चीज है? वो एक तरीके से क्या है, बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन है। एक इंसान की कोई एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन, वो क्या है? वो संस्कार है। तो वो संस्कार क्या है? वो भी एक्यूमुलेटेड है, वो भी प्राइमरी एजुकेशन है। तो उसका भाव क्या है वो उस हाउस से पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक हाउस के सिग्निफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप 3 कुंडलियां जो है ना वो अपने सामने रखेंगे। अब आपके सामने जो कुंडली आ रही है उसके अंदर 12 हाउसेज है, और हो सकता है कि ये तीनों की तीनों कुंडलियां अलग अलग राशियां दिखा रही हो। एक दिखने में कुछ अलग नंबर दिखा रही हो, एक दिखने में कुछ अलग नंबर दिखा रही हो। इसके इस त्रिकोण में या इस स्क्वायर के अंदर कोई और नंबर लिखा है, दूसरे के अंदर कोई और नंबर लिखा है। क्योंकि जो हर कुंडली है वो क्या होती है, वो हर किसी अलग अलग लगन की होती है। हर व्यक्ति जो होता है ना वो अलग अलग लगन का होता है। अब लगन से क्या मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर राशि से गवर्न होता है। अब जो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस, आपके सामने कुंडली आ रही है, उसके सामने एक जो पहला हाउस लिखा है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां जो हाईलाइट किया हो, वो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। अब फर्स्ट हाउस जो है उसको बोला जाता है लग्न। फर्स्ट हाउस भी बोल सकते हैं, लग्न भी बोल सकते हैं। अब उस हाउस के अंदर जो पर्टिकुलर एक राशि आपको दिखाई देती होगी, हो सकता है वहां 1 लिखा हो सकता है वहां 2 लिखा हो, ऐसे ही 3, 4 या कोई भी नंबर, कोई भी राशि वहां लिखी हो सकती है, 12 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो उस राशि, जो वो राशि वहां लिखी होती है, वो मेजर है। उसको कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो इस पर्टिकुलर लगन का व्यक्ति है। हम बोलते हैं कि ये इस लगन का व्यक्ति है, वो उस लगन का व्यक्ति है। तो जो इस हाउस के अंदर जो प्रथम भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, जो लगन है, तो उस हाउस के अंदर जो राशि लिखी हुई है उसको बोलते हैं कि ये इंसान इस पर्टिकुलर लग्न का व्यक्ति है, इस पर्टिकुलर लगन का व्यक्ति है। तो ये कुंडली जो है ना उस लगन की है। मतलब उस पूरी की पूरी कुंडली के अंदर जो सबसे मेजर ग्रह है, जो उस कुंडली का मालिक है, वो ग्रह है जो वहां लिखा है। यानी कि आपका कुंडली का जो मालिक है, आपके कुंडली का मालिक जो है वो उस पर्टिकुलर जो वो प्लैनेट है। अब उस पर्टिकुलर प्लैनेट के जो कारक तत्व रहेंगे वो आपके अंदर सबसे मुख्य होंगे। आपके अंदर ही क्यों होंगे? आपके रिलेटिव के अंदर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम अब फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशंस को पढ़ते हैं। जो फर्स्ट हाउस है हमारी कुंडली का, वो सबसे पहले सिग्निफाई करता है आपको। भी आपका पैसा, आपका घर, आपका भाग्य, आपका स्पाउस, आपके गेन्स, आपके एफर्ट्स, आपकी प्रॉब्लम्स, आपका दान, आपकी बुद्धि, आपकी जॉब, ये कहां से है? आपसे है ना। आप हो तभी वो सब चीजें हैं। तो आप ही के आसपास सभी चीजें घूम रही है। तो वो सेंटर क्या है? वो आपका लगन है, वो आप हो। तो जो फर्स्ट हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है आपको, आप खुद को। मतलब मुझे अपने बारे में पढ़ना है, या आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है और उसकी कुंडली जो है आपके पास है, तो आपको उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जानना है, उसका कैरेक्टर जानना है, उसकी सोचने समझने की ताकत जाननी है, उसके गुण अवगुण जितनी भी चीजें जाननी है, उसकी स्ट्रेंथ जाननी है। क्या वो चीजें हैं जो उसको गवर्न कर रही है, वो किस इंसान
जो वो इंसान है वो किन किन चीजों से सारी जिंदगी जो है वो एक तरीके से प्रभावित रहेगा, तो वो बताएगा फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस सबसे पहले सिग्निफाई करता है आपको ओवरऑल व्यू। अब ओवरऑल व्यू में क्या आएगा, सबसे पहले वो आएगी आपका शरीर, आपकी बॉडी। कोई आपके पास कुंडली दिखाने आता है या किसी को कोई हेल्थ से रिलेटेड समस्या होती है, तो सबसे पहले किस चीज को देखा जाता है, आपके लगन को देखा जाता है, लगन को स्टडी किया जाता है। अब हाउसेस को कैसे स्टडी करते हैं वो अलग चैप्टर रहेगा, लेकिन पहले ये जानिए कि हाउसेस सिग्निफाई किन किन चीजों को करते हैं और कौन कौन से हाउसेस कहाँ पड़ते हैं, कहाँ कहाँ वो जो है किन किन चीजों को वो बता रहे हैं। तो जो फर्स्ट हाउस है वो बताएगा आपकी क्या, आपकी बॉडी को, आपके शरीर को और आपके नेचर को, आपके कैरेक्टर को। कभी ये इंसान जो है ना, ये पर्टिकुलर नेचर का व्यक्ति है, ये हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति है, ये हमेशा गुस्से में रहने वाला व्यक्ति है, ये हमेशा जो है एक चंचल स्वभाव का व्यक्ति है, ये इंटेलिजेंट है, ये मैच्योर किस्म का रहेगा, ये दिखने में कुछ ऐसा, इसकी फिजिक रहेगी। तो आपकी बॉडी के, आपकी फिजिक, तो जो लेवल है वो आपकी फिजिक को भी रिप्रेजेंट करता है कि कब कब ये इंसान जो है वो एक हैवी फिजिक का बन सकता है, कब एक्चुअल को कौन सा रहना चाहिए इसके लिए बेस्ट है। तो ओवरऑल आपकी स्टडी जो करता है वो फर्स्ट हाउस करता है। फर्स्ट हाउस और क्या चीज है, फर्स्ट हाउस है आपकी सोच, कि ये इंसान सोचता कैसे है, इस इंसान की क्या क्या स्ट्रेंथ्स है। जैसे हम एनालिसिस करते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो उसके लिए ना फर्स्ट हाउस की बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल रहेगा स्वॉट एनालिसिस में, क्योंकि सबसे पहले तो हम इंसान के बारे में जानेंगे ना, भाई आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है या आपको किसी के बारे में कुंडली के थ्रू जानना, तो सबसे पहले उसके लगन से स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले लगन को देखो, लगन यानी कि फर्स्ट हाउस को देखो कि उसमें कौन सा प्लेनेट है, कहाँ कैसा है, वो चीज है। अब और फर्स्ट हाउस किन किन चीजों को गवर्न करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपकी साइकोलॉजी को भी। अब साइकोलॉजी क्या है, इन भाई उसका मन कैसा है, वो मन की शांति नहीं, मन उसका कैसा है, वो सबकॉन्शियसली वो बैक ऑफ द एंड सोचता कैसे है। इन द एंड जो सबसे ज्यादा आपको चीजें प्रभावित करेंगी वो फर्स्ट हाउस वाली करेंगी। अब एक तो होता है हाउस और एक होता है हाउस लॉर्ड। अब हाउस लॉर्ड से क्या मतलब है, अब लगन के अंदर जो राशि वहां लिखी है, अब किसी के हो सकता है वहां सिंह राशि लिखी हो, 5 नंबर राशि लिखी हो। अभी तक हमने 3 क्लासेस के अंदर राशियों को डिस्कस किया, उनके लॉर्ड्स को डिस्कस किए। अब वहां राशि कौन सी लिखी है, वहां सिंह राशि लिखी है फॉर एग्जाम्पल। तो सिंह राशि का लॉर्ड कौन है, सिंह राशि का लॉर्ड है सूर्य। तो लगन लॉर्ड कौन हुआ, लगन लॉर्ड हुआ सूर्य। यानी कि जिस राशि के अंदर जो प्लैनेट की राशि वहां होगी, वो प्लैनेट उस हाउस का स्वामी बन जाएगा, उसका लॉर्ड, उसकी लॉर्डशिप वो कैरी करेगा। तो यानी कि जो सूर्य आपकी कुंडली के अंदर जहां भी बैठा होगा वो आपको कैरी करेगा। एक तो हो गया हाउस जिसमें अभी आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, एक इस हाउस का मालिक। अब इस हाउस का जो मालिक है, जरूरी नहीं है वो आप, मान लो आपका घर है, लेकिन अभी आप अपने घर में नहीं बैठे हो, आप किसी और के घर में बैठे हो, आप कहीं और गए हुए हो, आपके घर में हो सकता है कोई और बैठा हो, और ये भी हो सकता है आप अपने ही घर में बैठे हो, साथ में कोई और भी बैठा हो। तो हर सिचुएशन हो सकती है, हर कुंडली की अलग अलग सिचुएशन होगी। तो घबराना नहीं है भी वहां पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि एक हो गया हाउस, एक हो गया हाउस लॉर्ड। तो जो हाउस है उसको गवर्न कौन कर रहा है, उसका हाउस लॉर्ड, तो उसका मालिक है। तो वो जहां जिस हाउस में जाके बैठेगा आप वहां चले गए। मतलब आप हो सकता है साथ वाले घर में हो, साथ वाला इंसान किसी और घर में हो जो आपके भी घर में हो सकता है। तो कोई भी, अब जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी कि एक मोहल्ला है, उसके अंदर 12 घर हैं, 12 घर के अपने अपने लॉर्ड्स हैं। हो सकता है वो अपने घर में बैठे हो सकता है वो कहीं किसी को मिलने गए हो, किसी और के घर में हो। तो सिंपल सी बात है। तो जो फर्स्ट हाउस है उसका जो लॉर्ड होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ के अंदर। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस जो है वो फिक्स रहेगा। हो सकता है वहां 5 की जगह 6 राशि हो किसी और की कुंडली में। तो राशियां क्या आप देख रहे हो, राशियां रोटेट हो रही हैं। जैसे घड़ी के अंदर वो लिखा जो होता है वो फिक्स रहता है, लेकिन सुइयां जो होती हैं वो रोटेट होती रहती हैं।
तो जैसे ही कोई राशि रोटेट होती है वो सभी राशियां आगे आगे बढ़ती रहती हैं, और जिसका जिस लगन के अंदर बर्थ हो जाता है वो उसकी कुंडली बन जाती है। मतलब कि जो वक्त है वो हमेशा चलता आ रहा है, जैसे वक्त को हम बोलते हैं ना, वक्त रुकता नहीं है। तो ऐसे ही धरती घूम रही है, तो धरती घूम रही है तो लगन बदल रहे हैं। जैसे धरती घूम रही है तो आसपास की जो लगन है, जो राशियां, वो बदल रही हैं। अब किसी मोमेंट में आपका बर्थ हुआ, वो उस वक्त की स्क्रीनशॉट हो गया, उस वक्त स्क्रीनशॉट के अंदर जो वहां राशि उदय हो रही थी क्षितिज पे, यानी कि क्षितिज आप समझ ही गए हो, आप थोड़ा सा इस चीजों को आगे एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा लगन कैसे बनता है। तो जो राशि जब उदय हो रही होती है तो वो आपके लगन में आ जाती है। आपका जो जन्म होता है वो उस लगन के अंदर आपका जन्म होता है। तो हर लगन जो होता है वो 2-2 घंटे का होता है। तो दिन में कितने घंटे हैं? 24। राशियां कितनी? 12। तो 24 डिवाइडेड बाय 12, 2। तो 2-2 घंटे में लगन हमेशा बदलता रहता है। ठीक है। अब काफी लोगों का सवाल होगा कि 2 घंटे में तो हजारों लोग जन्म लेते हैं, अभी सबके प्लैनेट्स अलग अलग बैठे हुए हैं, फिक्र मत करो। एक एक सेकंड तक का भी फर्क पड़ सकता है, एक एक माइक्रो सेकंड तक का भी फर्क पड़ सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है वो होता है कर्मों का। ठीक है। एक ही टाइम पे जन्मे हुए लोग, एक जेलर हो सकता है और जेल में बंद एक कैदी भी हो सकता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हर इंसान के अपने अपने कर्मों पे। तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है इन चीजों को, और फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके द्वारा जो एफर्ट्स किए जाते हैं, मेहनत की जाती है, जो किसी चीज के अंदर एफर्ट लगाया जाता है, उसके गेन को, उसके प्रॉफिट को। यानी कि लगन अगर बली होगा, बली का मतलब होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है, एक अच्छी अवस्था में बैठा है। अगर आपका घर साफ सुथरा है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, घर के अंदर जो हर चीज अपनी सही जगह पे है, स्ट्रॉन्ग है, नींव स्ट्रॉन्ग है, घर की छत अच्छी है, तो घर अच्छा है, तो वो बली हो गया। हम बोलते हैं भी घर बली हो गया। घर बली का मतलब कि उस हाउस की चीजें आपको लाइफ के अंदर बढ़िया मिलेंगी। क्योंकि काफी बार आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो जिंदगी के अंदर हर सेक्टर में अच्छा नहीं कर रहे होते। हो सकता है भगवान किसी को हेल्थ बहुत अच्छी देता है लेकिन पैसा नहीं देता। हो सकता है किसी इंसान को पैसा बहुत अच्छा देता है, हेल्थ अच्छी नहीं देता। हो सकता है पैसा भी देता है, हेल्थ भी देता है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं देता। हो सकता है तीनों अच्छे देता है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। कोई मतलब कोई ना कोई, वो बोलता है मैं अनपढ़ रहेगा लेकिन पैसा बहुत कमाया, हेल्थ भी अच्छी, रिलेशनशिप भी, लेकिन मेरा मन था कि मैं पढ़ाई करूं। तो सब कुछ कभी फुलफिल नहीं हो सकता। हर हाउस की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी। तो कोई अच्छी होगी तो किसी, वो जो दूसरा हाउस है वो किसी और डायरेक्शन में अच्छा होगा। तो हर हाउस अच्छा है लेकिन सबके डायरेक्शन अलग अलग है। तो सबको एक ही तुला में, एक ही मापदंड में तोलना ठीक बात नहीं है। ठीक है। हो सकता है किसी का भाग्य और किसी और सेक्टर में सपोर्ट करता है लेकिन वो कहता है नहीं मुझे तो ये चाहिए, तुम लगे रहो, दीवार को धक्का मारते रहो, क्या फायदा। तो कुंडली आपको ये बताएगी कि डायरेक्शन आपको कौन सी चीज कहां से मिलेगी। तो लगन लॉर्ड आपको समझ में आ गया कि लगन लॉर्ड क्या होता है? लगन लॉर्ड होता है सिंपली उस हाउस, उस लगन का जो मालिक है वो आपका लगन लॉर्ड। ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड हाउस पे। अभी हम ना ये एक फॉर्मली चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी तो आपको हर हाउस के ना अलग अलग सिग्निफिकेशंस भी मैं आपको बताता रहूंगा। धीरे धीरे और भी सिग्निफिकेशंस आपको बताता रहूंगा। कभी कभी कुछ चीजें बाद में माइंड में आती है, कुछ चीजें रह जाती हैं। तो आप बने रहिए, बाकी की जो क्लासेस है उनमें आप सीखते रहिए, तो हो सकता है आपको कोई नई चीज सीखने को मिले उस चीज में से। तो जो फर्स्ट हाउस है वो टोटली आप हो। ठीक है, जो फिक्स है। अब सेकंड हाउस में चलते हैं। अब सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो सेकंड हाउस, अब देखिए जो हाउसेज है ना, ये काज कैसे चल रहे हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसको स्टडी किया जाता है। मतलब जैसे घड़ी के कांटे उल्टे घूम रहे हो। तो फर्स्ट के बाद जब सेकंड हाउस पे जाएंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो आपका कुंडली का सेकंड हाउस है वहां पे भी एक पर्टिकुलर राशि लिखी होगी जो पिछले वाले से आगे वाली राशि होगी। मान लो अगर वहां 10 नंबर राशि लिखी है, मकर लगन के व्यक्ति हुए, तो सेकंड हाउस में कौन सी हो गई? 11 नंबर कुंभ राशि। और थर्ड हाउस में 12 नंबर। तो वो हमेशा सीक्वेंस वाइज ही चलेंगी, लेकिन चलेंगी कैसे? चलेंगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी लेकिन सीक्वेंस वाइज चलेंगी। ऐसा नहीं कि 11 के बाद सीधे 2 आ जाएगी, नहीं।
सीक्वेंस वाइज हाउसेस को ग्रुपिंग की होगी, हाउसेस की नंबरिंग दी होगी। तो जो सेकंड हाउस है आपका, सेकंड हाउस, वो सबसे पहले अगर कोई चीज है तो वो है आपको जो चीज जिंदा रखती हो, आपकी जो चीज सस्टेन करती हो, किसी चीज को सस्टेन करना, किसी चीज को आगे बढ़ाते रहना, ठीक है। अब इस हाउस को खाना कहा गया, आपका फूड, खाना। अब कोई इंसान जन्म लेता है, कोई इंसान जन्म कहां से लेगा? फर्स्ट हाउस से। जन्म लेते ही उसको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? उसको सबसे पहले चाहिए होता है खाना, दूध कह लो, फूड कह लो, यानी कि कुछ भी इनटेक जिससे उसको एनर्जी मिले, जिस बॉडी को वो चलाने की उसको शक्ति मिले। तो जो सेकंड हाउस है वो आपको खाना देगा। अब खाने से मतलब लिटरली खाना तो है ही जो हम खाते हैं, लेकिन खाने का मतलब ये है कि कोई चीज आपको जो सस्टेन कर रही है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिंदा रहने के लिए कोई चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो सेकंड हाउस है। तो आजकल के टाइम में आपको जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मनी, पैसा, धन, या बैंक अकाउंट में पैसा होगा तभी आप खाना लोगे, या मतलब जरूरी नहीं है कि उसी से खाना लोगे, खाना तो सबको भगवान दे ही देगा, लेकिन वो आपको जिंदा रखने के लिए, आपको सस्टेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? धन। तो इसलिए सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ मनी। अब कौन सा मनी? जो अब सामने वाले से आप पेमेंट ले रहे हो वो मनी, या जो आपके अकाउंट के अंदर है अक्यूमुलेटेड वो मनी। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट वो चीजें जो आपने इकट्ठी की है, इकट्ठा करना। तो इकट्ठा आप कहां करते हो? बैंक बैलेंस में। तो आप एक तो सामने वाले से पैसा लिया, वो भी पैसा है, लेकिन आप उसका भाव समझिए। भाव, मैंने बोला ना, हर चीज भाव में आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेकंड हाउस क्या है? जो चीजें इकट्ठी की जाती है। अब इकट्ठी इंसान क्या करता है? इकट्ठे करता है इंसान संस्कार। बचपन में के अंदर वो सबसे पहले इकट्ठे करता है संस्कार। तो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ संस्कार, संस्कारों का हाउस है सेकंड हाउस। ऐसे ही सेकंड हाउस है जो भी चीज इकट्ठी की जाती है, यानी कि आपका इकट्ठी की गई कोई भी वो चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। मतलब सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। आपकी अलमारी के अंदर पड़ा हुआ गोल्ड भी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, और किसी इंसान के लिए गोल्ड वैल्यूएबल हो सकता है, किसी इंसान के लिए किताबें वैल्यूएबल हो सकते हैं, किसी इंसान के लिए नोट्स वैल्यूएबल हो सकते हैं, किसी इंसान के लिए कोई ऐसी चीज जो उसको इकट्ठे करने का शौक हो, इकट्ठा करना। आपको कुछ लोग ना मिलेंगे जिनको ना बहुत इकट्ठा करने का शौक होता है, इकट्ठा करने का, ये भी जमा कर लूं, वो भी जमा कर लूं। अलमारी खोलोगे तो हर तरह के आपको मिलेंगे, क्या आपको मिलेंगे? कपड़े मिलेंगे, हर तरह। कुछ लोगों को हॉबी होती है क्या? इकट्ठा करने की, कुछ चीजें कलेक्शन करने की, कलेक्ट करने की। तो सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट कलेक्शंस। सेकंड हाउस के हजारों कारक तत्व हैं, अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है वो आपको बताता चला जा रहा हूं। तो सेकंड हाउस आपका खाना है, और सेकंड हाउस है आपकी वाणी। आप कैसे बात करते हो भी, आपकी आवाज क्या है, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, आपकी वाणी। कुछ लोगों को आपको देखना, अरे यार ये बात कर रहे हैं या लड़ रहा है। आपने कई लोगों को देखा होगा ना, ये बात कैसे कर रहा है। आपको, आप उस इंसान का इंटेंट अलग हो सकता है, अभी उस इंसान का सोचने का नजरिया अलग हो सकता है सामने वाले को लगे ये तो बहुत रूड बात कर रहा है, लेकिन वो वाणी की बात करता है, वाणी की, आवाज की। तो सेकंड हाउस आप जो कह रहे हो वो वाणी का है। अब लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हाउस हो सकता है तो वो सेकंड हाउस है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी है। और अगर ये अच्छे शुभ मतलब के ईज में होगा, अच्छी प्लैनेट्स के साथ इसका कनेक्शन होगा, तो आपकी दी हुई प्रेडिक्शन अच्छी जाती है, आपकी दी हुई प्रेडिक्शन अच्छी जाती है। इवन के आप इससे ये भी अनुमान लगा सकते हो कि 24 घंटे में से कौन सा ऐसा टाइम है, 24 घंटे में से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर 1 घंटा है या 2 घंटे हैं या 5 मिनट भी हैं, जब आप सामने वाले को कोई प्रेडिक्शन दो और वो सच हो जाए। हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए सबसे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि ये इसने मुझे बोला था, प्रेडिक्शन, वो चीज सच हो गई, तो ये आपको सेकंड हाउस दे देगा।
कैसे, वो आपको धीरे धीरे जब आपको सभी रूल्स क्लियर होंगे तो मैं आपको टिप्स दूंगा। टिप्स मैं आपको डायरेक्टली नहीं दूंगा कि भी ये है तो ऐसे, मैं आपको सूत्र दे दूंगा, मैं आपको हिंट दे दूंगा, क्योंकि सब कुछ क्लियरली सबको नहीं बताया जाता। जो योग्य होता है, जो डिजर्विंग होता है, वो उसमें से उस चीज को अलग कर लेता है, अपने आप सीख जाएगा। तो मैंने अभी आपको एक हिंट तो दे दी है, समझने वाले काफी लोग इस चीज को डिकोड कर लेंगे। खैर आगे बढ़ते। सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का, इमीडिएट फैमिली नहीं, जो आपकी फैमिली, मतलब जैसे इंसान जन्म लेता है उसको सबसे पहले फैमिली मिलती है, कोई ना कोई परिवार। इंसान का कोई भी जीव जन्म लेता है, एक झुंड है जानवरों का, एक जंगल के अंदर जैसे वो जन्म लेता है उसको झुंड मिलता है, उसका वो परिवार मिलता है। अब परिवार से मतलब यह है कि पूरा का पूरा खानदान, वो कहाँ से आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा कुटुंब जिसको बोल देते हैं, जिसके बाद पूरा वो चीजें आई हूँ, ठीक है, जहां उसका बचपन बीते। अब ऐसी सेकंड हाउस सिग्निफिकेटर है आपके बचपन का, बचपन का जो प्राइमरी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग दैट इज प्राइमरी, दैट जो प्राइमरी, चाहे एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी किसी की लाइफ हो, प्राइमरी जो चीजों को कंसर्न रखता है, जिसको सिग्निफाई करता है, वो है सेकंड हाउस कुंडली का, जो भी आपको दिखाए। तो सभी की आपके पास कुंडलियां हैं, वहां पे अलग अलग राशियां हो सकती है, लेकिन हाउस वही रहेंगे। राशियां बदलती रहेंगी लेकिन हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे। मतलब कि सेकंड हाउस आपके लिए भी परिवार है, और आपके साथ जो और भी कुंडलियां आप खोल के बैठे उनके लिए भी वो फैमिली ही है। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे भाई, ऐसे रैंडमली आप में से किसी का चार्ट ले लिया जाएगा, तो उसको बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे आपको साथ साथ में बताया जाएगा। अगर वो जूम पे हुई क्लास तो स्क्रीन शेयर कर ली जाएगी। तो एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। सेकंड हाउस किन किन चीजों का कारक हो गया? सेकंड हाउस हो गया आपके स्पीच का, सेकंड हाउस हो गया आपके कुटुंब का, सेकंड हाउस हो गया आपके खाने का, आपके बैंक बैलेंस का, आपकी एक्यूमुलेशन का, यानी कि हर वो चीज जो आप इकट्ठी करते हैं। ठीक है, हर हाउस का ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं। अब सेकंड हाउस तो इतना कुछ, लेकिन सेकंड हाउस आपको एक तरीके से ना डरपोक भी बनाता है। ठीक है, अब वो क्यों बनाता है, उसके लिए जब धीरे धीरे आपको प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे, आप किसी भी हाउस से कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी निकाल सकते हो। आपके सामने कोई वर्ड आ गया तो आपको कुंडली में खोज सकते हो कि ये वर्ड जो है, जो एक पर्टिकुलरली जो चीज है, ये इस हाउस से कंसर्न्ड रखती है। ठीक है, कोई भी वर्ड को आप कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सेकंड हाउस जो है वो पर्टिकुलरली मेजरली इन चीजों को सिग्निफाई करता है। ठीक है, वो उनका कारक है, वो चीजें देगा। हाउस का क्या काम है? चीजों को देना। तो फर्स्ट हाउस क्या देगा? फर्स्ट हाउस आपको हेल्थ देगा, फर्स्ट हाउस आपको आपकी साइकी देगा, फर्स्ट हाउस आपको एक तरीके से आपकी ब्रांडिंग भी देगा। ठीक है, वो एक मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का, हर फील्ड में आप एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हो अलग अलग सिग्निफिकेशन से। सेकंड हाउस आपको क्या देगा? सेकंड हाउस आपको खाना देगा। सेकंड हाउस बताएगा कि आपको खाना कहाँ से मिलेगा, आपको पैसा धन कहाँ से आएगा। हर इंसान जिंदगी के अंदर धन कमा सकता है, वो सेकंड हाउस बताएगा कि ये इंसान को धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और कब कब आएगा। तो मतलब आएगा तो सारी जिंदगी, लेकिन कौन से वो मेजरली लाइफ के अंदर वो पीरियड या विंडोज होगी जब उसको अपार धन आने की संभावनाएं है। संभावना मतलब ये नहीं कि शायद आ जाए, नहीं, जब वो उस डायरेक्शन के अंदर कर्म करेगा तो उसको ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस है। सही टाइम पे सही जगह पे होना ही लक है। यही एक तरीके से लक, इसको लकी किसको बोलते हैं? जो इंसान सही जगह पे सही जगह टाइम पे सही जगह पे हो तो वो लकी है इंसान। तो बेसिकली इन चीजों का जो है वो सेकंड हाउस कारक है। ये चीजें सेकंड हाउस आपको देने आया है, और वो देगा। कैसे लोगे ये आप पे डिपेंड करता है, आपके कर्मों पे। कुंडली पढ़ के बताएंगे ये कर्म कैसे करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हाउस जो है थर्ड हाउस। तो अब जब हम बात कर रहे हैं थर्ड हाउस की, थर्ड हाउस देखिए, पहले तो ये देखिए वो थर्ड हाउस है कहां से। वो फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस है ना। सेकंड हाउस कहां से होगा? फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस है। तो हमने सेंटर किसको माना हुआ है? फर्स्ट हाउस को। तो वहां से हम जो है वो कैलकुलेट करते आ रहे हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। तो वहां से वो बेंचमार्क है एक तरीके से, वहां से हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस किस चीज का हाउस है? फर्स्ट हाउस है आपका, और थर्ड हाउस है आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स। तो थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है एफर्ट्स को। आपके द्वारा कहीं पे कोई, भाई हमारा काम होता है, भाई हमारा काम तो कोशिश करना है, बोलते ना हमारा काम तो कोशिश करना है। तो वो कोशिश कौन करवाता है? वो थर्ड हाउस करवाता है।
हम आमतौर पे सुनने को मिलता है भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, उससे एफर्ट्स करेंगे। थर्ड हाउस सिग्निफिकेंस योर हैंड्स, आपके हाथ। अब हाथ से ही हम एफर्ट करते हैं, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है, आपको भाव पे जाइए, इसीलिए इसको हाउसेस को भाव बोलते हैं। तो थर्ड हाउस है आपका, आपके हाथ। थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है, सेकंड हाउस क्या था, आपकी स्पीच। थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है आप किस तरीके से अपने आप को सामने रखते हो, वो तो आपकी वाणी थी। तो थर्ड हाउस, आप अपने आप को सामने कैसे रखते हो, यानी कि आप अपने आप को सामने प्रेजेंट कैसे करते हो। सामने अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता है ना, आप जैसे ऑफिस के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रेजेंटेशन चलती है, जैसे पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन चल रही है या किसी भी और चीज़ों पे प्रेजेंटेशन चल रही है, तो वो जो इंसान प्रेजेंटेशन दे रहा है ना, तो वो अपने थर्ड हाउस को यूटिलाइज कर रहा है। तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट या उसकी जो पूरी की पूरी स्थिति होगी, कुंडली को कैसे स्टडी करते हैं वो हम सीखेंगे, लेकिन अभी हाउसेस पे आप ध्यान दो। तो थर्ड हाउस ये बताएगा कि ये इंसान अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देगा, अपने आप को सामने कैसे प्रेजेंट करेगा। मैं यहाँ पे आपको अपने थॉट्स रख रहा हूँ, अपने थॉट्स को आपके साथ प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे रख रहा हूँ। तो मैं कैसे रखूँगा अपनी बात को, अपने थॉट्स को, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, ये मेरा थर्ड हाउस बताएगा। मतलब मैं इस वक्त अपना थर्ड हाउस जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं अभी अपना थर्ड हाउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी वे में कर रहा हूँ। भाई मैं कोई डिजिटल बोर्ड पे कर रहा हूँ, मैं भाई बहुत अच्छा बन के बैठा हूँ या मैं बिल्कुल नॉर्मल बन के बैठा हूँ, किस दिशा में बैठा हूँ, वो सब चीज़ें जो है ना वो आपको थर्ड हाउस आपका बताएगा। रिलेशंस के अंदर मतलब हर हाउस ना हर डोमेन में किसी ना किसी चीज़ को सिग्निफाई करेगा। बॉडी के अंदर किसी बॉडी पार्ट को सिग्निफाई करे, ऐसे हाथों को कर दिया, शोल्डर्स को कर दिया। रिलेशंस के अंदर कैसे करेगा, रिलेशंस के अंदर आपकी जो इमीडिएट छोटा भाई या छोटी बहन है, इमीडिएट छोटा भाई, मतलब आपसे जो कोई भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, जो छोटी है, बड़ी नहीं छोटी है, तो रिलेशंस में उनको रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस का ना भाव समझिए, थर्ड हाउस का भाव है साथ, कंधा, कंधे में आपके साथ है। जो आप कहीं पे बैठे हैं, एक सामने आपके बेंच है, ऐसे लंबा बेंच है, आपके साथ भी कोई व्यक्ति बैठा है, इधर भी कोई व्यक्ति बैठा है, तो आप दोनों के आगे ही बेंच है। जैसे हम कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, जैसे बेंच पे बैठते हैं, स्कूल में बच्चे बैठते हैं ना, एक दो बच्चे बैठे हैं, तो एक ही बेंच पे बैठे हो, तो उनके जो बेंच होता है वो कॉमन होता है, तो जो साथ है वो थर्ड हाउस है आपका। इसीलिए थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है पड़ोसियों, नेबर्स को। हम बोलते हैं थर्ड हाउस इज योर नेबर्स, मतलब जो आपके साथ है, जो आपके बिल्कुल सामने बैठा है वो आपका थर्ड हाउस नहीं है, वो सेवंथ हाउस है, बिल्कुल आपके सामने है, जो आपकी मिरर इमेज है, जो बिल्कुल आपके सामने, जैसे आपका कस्टमर खड़ा है, इसलिए सेवंथ हाउस कस्टमर्स का भी। अभी हम चलो मैं 3-4 हाउस स्किप कर गया, बट बात किसकी हो रही है, बात हो रही है जो आपके साथ व्यक्ति बैठा है, जो आपका नेबर है, चाहे वो आपके साथ वाले घर का हो या साथ वाला उसमें हो, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको सिग्निफाई करता है। उसके बाद थर्ड हाउस जो है वो सिग्निफाई करता है शॉर्ट टर्म्स के जो ट्रैवल होते हैं, शॉर्ट टर्म्स के छोटे छोटे ट्रैवल्स। जैसे कोई बैठा है, यार आजा कहाँ चल के आना, जरा साथ वाले शहर में चल के आना, या ये मार्केट चल के आना, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स। आजा मेरे साथ आना, जरा कहीं जाके आना है। एक तो होगा भाई आना, यार भाई कहीं जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रैवल है, कहाँ है, फॉरेन कंट्री जाना है, अगले महीने आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे, जो लॉन्ग टर्म जो है, दूर का, जिसको लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, वो थर्ड हाउस नहीं है। शॉर्ट टर्म जो है वो, जो शॉर्ट टर्म जो है ट्रैवल जो है वो क्या है, वो थर्ड हाउस है आपका। सेकंड हाउस आपकी वाणी थी, लेकिन थर्ड हाउस हाउ यू प्रेजेंट योर थॉट्स, वो है आप अपने आप को किस तरीके से सामने वाले की तरफ रख रहे हो। इसीलिए थर्ड हाउस रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी, लोगों के साथ जुड़ना, आपकी कनेक्टिविटी। 2 वर्ड याद रखिए थर्ड हाउस के लिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे।
बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्या? आपकी कनेक्टिविटी, आपकी कम्युनिकेशन, आप लोगों से जुड़ते कैसे हो। मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा जो फेवरेट हाउस है ना, वन ऑफ द फेवरेट हाउस, मेरे 2-3 हाउस, मतलब ऐसे नहीं है कि ये अच्छा है बुरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है भी ये ज़िंदगी के अंदर ना ये आपको हैपनिंग बना के रखते हैं। ये हाउसेस बहुत मज़ेदार हाउसेस हैं। आपको बहुत लोगों से मिलने का भी, ट्रिक हाउस है, ये खराब हैं, वो हैं। खराब सोच होती है पहली बात तो, ठीक है? सब कुछ यहाँ है, ठीक है? अब कोई चीज़ नेचर के लिए सब बराबर है। मक्खियों को नहीं पता होता कि वो गंदी हैं, वो नेचर ने उनको वैसा बनाया है। सांप को नहीं मालूम होता कि वो जहरीला है, नेचर ने उसको वैसा बनाया। वो जैसा है उसको वैसा रहने दो, कोई खराब अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो थर्ड हाउस जो है वो आपकी कनेक्टिविटी एंड आपकी कम्युनिकेशन है। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे ना जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो टेलीकॉम कंपनीज में काम करते हैं, तो आपको ये थर्ड हाउस करवा के देगा। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको काम के अंदर ना ट्रैवल बहुत रहता है, फिर रोज रोज घूमना पड़ता है, शॉर्ट टर्म तक ना ट्रैवल करना पड़ता है। आज एक ही शहर में घूम रहे हैं, चाहे आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में घूम रहे हैं, तो रोज जाना पड़ता है उनको। मतलब एक जगह बैठ के सिटिंग वाली जॉब नहीं है, भी कंप्यूटर चलाया वो ऐसे ही मतलब वहीं से रिटायर होकर चले गए, नहीं, उनको घूमना पड़ रहा है। यार इस स्टेशन पे जाना है, कल उस स्टेशन पे जाना है, या उनकी जॉब ऐसी होती है जो बदलती रहती है, मतलब जिसके अंदर ट्रैवल होता है, ठीक है? या ट्रैवल से रिलेटेड जॉब होती है, जैसे कि इसकी ट्रैवल एजेंसी है, कोई कोई ड्राइवर है ना? तो एक रथ चालक, एक पायलट और एक टैक्सी चलाने वाला, वो तीनों थर्ड हाउस को यूटिलाइज कर रहे हैं। वो ऑल थ्री आर क्या कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो अपना थर्ड हाउस को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आते हैं एक और इसके कारक, जिसको आम तौर पे बोला जाता है क्या? करेज। थर्ड हाउस आपका करेज है। अब करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब ये होता है कि कोई आया, मैंने उसको पकड़ के पीट दिया, नहीं। करेज ये होता है जो इस वक्त जो है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं, इस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखा रहे हैं। तो करेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज की इनिशिएशन लेनी। 10 लोग ग्रुप के अंदर बैठे हैं, किसी ने शुरुआत ही नहीं की, सभी डर के रह गए। करना चाहिए, हाँ हाँ यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो इनिशिएशन ले नहीं रहा। इसका थर्ड हाउस मजबूत होगा ना, शुभ नहीं, वहां पे अगर शुभ प्लेनेट बैठे होंगे, चंद्रमा, शुक्र, पता नहीं इनिशिएशन ले या ना ले, लेकिन जब जब वहां पे क्रूर प्लेनेट बैठे होंगे, हार्ड प्लेनेट, मार्स, सन, सैटर्न, राहु, केतु, ऐसे प्लेनेट जब बैठे होंगे, तो वो इनिशिएशन लेने में घबराएगा नहीं, क्योंकि वो उस हाउस को स्ट्रेंथ देंगे, ये एक तगड़ा बनाएंगे उसको। भाई अगर किसी बच्चे को आपको हेल्दी बनाना, हेल्दी मतलब मोटे वाला हेल्दी नहीं, वो जो है ना वो आजकल चल रहा है, एक वो है अरोड़ा, तो आजकल ह्यूमिलेशन हो रही है उसकी, होनी भी चाहिए, खैर। तो वो नहीं, हेल्दी मतलब एक तरीके से सॉलिड बनाएंगे। तो सॉलिड कौन बच्चा? जो मिट्टी में खेल के सॉलिड बनेगा, या जो घर के अंदर डॉल से खेल रहा होगा वो सॉलिड बनेगा? नहीं, जो मिट्टी में खेलेगा वो सॉलिड बनेगा, जिसको कंकर भी चुभेंगे, कोई जानवर भी काटेगा, खून भी आएगा, सब वो चीजें होंगी। एफर्ट्स करेगा ना, एफर्ट्स करेगा, थर्ड हाउस एफर्ट आपका। तो जब एफर्ट करेगा तो अपने आप उसके जो है वो करेज बढ़ेगा। तो थर्ड हाउस इट इज वाई थर्ड हाउस इट्स इज एफर्ट्स। थर्ड हाउस जो वो इसलिए आपका एफर्ट्स। अब वैसे तो मेजर एक तरीके से इनका कवर अप हो ही गया, ये जो कारक तत्व जो भी आपको काम आने वाले हैं। अब चलते हैं फोर्थ हाउस। आज हम मुझे लगता है 12 के 12 तो नहीं करेंगे, शायद कोशिश करूंगा कि कर पाऊं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसका सेकंड पार्ट में हम कर लेंगे। तो फोर्थ हाउस क्या है? आपसे फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ कंफर्ट जोन। इसको बोलते हैं ना भाई, लग्जरी मिली हुई, कंफर्ट में है हम, बढ़िया मजे में हैं, अच्छी गाड़ी मिली है, अच्छा घर मिला है। कंफर्ट कब मिलता है आपको? जब आपको अच्छी गाड़ी मिले, लग्जरी गाड़ी मिले, वो कंफर्टेबल है। भाई एक इंसान जो है वो रिक्शा पे जा रहा है और एक इंसान जो है वो इनोवा क्रिस्टा में जा रहा है, तो कंफर्टेबल ज़्यादा कौन है? इनोवा क्रिस्टा वाला भी, ऑब्वियस सी बात है। तो फोर्थ हाउस किसका अच्छा हुआ? ज़्यादा अच्छा उसका हुआ। तो फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ व्हीकल्स। इसको बोलते हैं, हिंदी में लिखा जाता है चल और अचल संपत्ति, यानी कि मूवेबल एंड इमूवेबल जो आपकी संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो आपकी। अब इमूवेबल से क्या? आपका घर, आपकी लैंड, या जिस फ्लैट में आप रह रहे हो, जिस घर के अंदर आप रह रहे हो, इमीडिएट उसमें जो जिस
चार दीवारी में जिस छत के नीचे रह, वो आपका 4th हाउस है। कुछ लोग आपको ना देखने को मिलेंगे यार घर पे ना सुकून नहीं है, सुख नहीं है। जैसे ही घर से दूर जाता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, बढ़िया सुख मिलता है, घर में आते हैं वही लड़ाइयाँ झगड़े वो चीज़। आपको क्या लगता है कौन सा हाउस उसका डैमेज होगा? 4th हाउस। उसका भी रेमेडी हो सकती है, उसकी भी रेमेडीज होती है, लेकिन एक हद तक होती है, ठीक है। 4th हाउस आपकी लग्जरी है। लग्जरी कहाँ से मिलेगी? लग्जरी मिलेगी आपको गाड़ियों से, लग्जरी मिलेगी आपको घर से, प्रॉपर्टी से, किसी भी तरीके की जो लग्जरी है वो आपका 4th हाउस है। 4th हाउस ना रिप्रेजेंट करता है मदर नेचर को, मदर को, सॉरी मदर नेचर नहीं, माँ को। आपकी जो मदर है रिलेशन के अंदर, हर हाउस किसी न किसी रिलेशन को भी सिग्निफाई करेगा। तो 4th हाउस रिप्रेजेंट करेगा मदर को। आपकी मदर का नेचर कैसा होगा, उनको कैसी जो है वो उनकी हेल्थ रहेगी, उनको क्या क्या चीज़ें उनकी ज़िंदगी में रहेंगी, और आपका उनके साथ रिलेशन कैसा होगा, उनका सबके साथ रिलेशन कैसा होगा, ये आपको 4th हाउस बता देगा। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या कर्म करेंगे, वो आपको 4th हाउस उसकी जानकारी देगा। तो हाउस का क्या काम है? चीज़ों को देना, चीज़ों को देना, प्रोवाइड करना। हाउसेज आर प्रोवाइडर, ठीक है। तो 4th हाउस है मदर का। 4th हाउस है आपकी मन की शांति, आपके मन का सुकून। जो यहाँ इंसान सबसे ज्यादा मेजर क्या उसका कंसर्न होता है कि यहाँ से शांति रहे, मेंटली उसको परेशान ना करो। तो मेंटली वो हमेशा एक स्ट्रेस में रहेगा यहाँ से, या मेंटली वो इंसान जो है वो काम रहेगा, भाई ठीक है भाई मजे में आनंद में है, वो चीज़ें हैं। आनंद वैसे दूसरा कोई अलग हाउस दे, लेकिन मेंटल सुकून कौन देगा? वो देगा आपको 4th हाउस, मेंटल पीस, आपका मन की शांति। कि 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली के अंदर कौन से राशि को रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। मतलब काल पुरुष की कुंडली क्या होती है? काल पुरुष की कुंडली होती है भी आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है 1 से लेकर 12 तक, लेकिन जो 1 नंबर की कुंडली है, मेष लगन की जो कुंडली होती है, उसको काल पुरुष की कुंडली कहा गया। अब काल कौन है? काल मतलब ईश्वर। काल पुरुष सिखिज्म में बोलते हैं अकाल पुरख, है ना। यहां बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली, और सिखिज्म में या पंजाबी में बोलते हैं अकाल पुरख। अकाल पुरख से मतलब जो काल से परे है, जो समय जिसके ऊपर लागू नहीं होता। कौन है? ईश्वर है। तो वो ईश्वर की, वो जैसे हम ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? हम ईश्वर को ढूंढते हैं मूर्ति में। भाई हम बोलते हैं ना भाई इस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है आकार नहीं है, सब है, लेकिन अगर आप ईश्वर को किसी आकार में ही नहीं खोज पा रहे हो तो आप निराकार में कैसे खोजोगे? तो पहले ये मानो ना भी आकार में भी ईश्वर है और निराकार में भी ईश्वर है। तो निराकार का तो आपको आकार मालूम नहीं है, सिर्फ आकार मालूम है। तभी हम किसी न किसी किताब में, किसी न किसी ग्रंथ में, किसी न किसी मूर्ति में ईश्वर को ढूंढते हैं। तो जो मेष लगन की जो कुंडली होती है उसको काल पुरुष की कुंडली बोला जाता है, या पंजाबी में या उसमें बोल देते हैं अकाल पुरख, ठीक है। तो ईश्वर को वो सिग्निफाई करता है। तो ये हमने मान के चल लिया कि भी ये कुंडली जो वो ईश्वर की है। तो इसलिए 4th हाउस को जो सिग्निफाई करता है, वहां पे जो लॉर्डशिप जो होती है 4th हाउस की, जो मालिक है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है, मन, आपकी मन की शांति, आपके मन के थॉट्स, है ना। बहना मतलब वो चीज़ जो पानी जल वगैरह चीज़ें, चंद्रमा जिस चीज़ को सिग्निफाई करता है। अभी हम एक एक प्लैनेट की ना सिग्निफिकेशन पे चर्चा करेंगे, वो सबसे मज़ेदार चीज़ है। सबसे मज़ेदार अगर कोई चीज़ है ना तो प्लैनेट्स के कारक तत्व हैं। वो अगर आपको पकड़ में आ गए ना, आप एस्ट्रोलॉजी आपके खून के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ये सूत्र है, अगर आपको प्लैनेट्स के कारक तत्व जो है वो समझ में आना शुरू हो गए ना, तो आपको वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब वो कालपुरुष की कुंडली को, काल पुरुष की कुंडली को 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। चंद्रमा मन है, आपकी मन की शांति। तो 4th हाउस इन चीज़ों को जो है वो सिग्निफाई करता है, आपकी मदर को, आपके मन की शांति को, आपकी प्रॉपर्टीज़ को। कुछ लोगों को, आपको कुछ लोग ऐसे काम करते हुए मिलेंगे जो क्या काम कर रहे हैं? जो काम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ का, लैंड डीलर्स हैं। हालांकि किसी भी तरह की जो डील है, डीलर्स किसी भी तरीके की जो डील है वो 3rd हाउस आपको करवा के देगा। लेकिन जब लैंड्स की बात हो रही है, अगर लैंड भी इंक्लूड हो गई तो वो आपको 4th हाउस आएगा। कुछ लोग आपको मिलेंगे घर बिकवाते हैं, मतलब जो मीडिया ओकर का काम करते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। और कुछ लोग आपको मिलेंगे गाड़ियों के डीलर्स भी, कार चाहिए या कार खरीदनी है या कार बेचनी है। यही हो गया ना 4th हाउस के, आपका घर और आपकी गाड़ी।
तो जो लोग इन चीज़ों से काम करना चाहते हैं तो वो 4th हाउस उनकी हेल्प करेगा। प्रॉपर्टीज मिलनी, गाड़ियाँ मिलनी, तो ये 4th हाउस आपको देगा। 4th हाउस एजुकेशन का भी है। एजुकेशन मतलब जितने भी लोग आपको टीचर्स मिलेंगे, टीचर्स वो आपको 4th हाउस से मिलेंगे, उसके बिना आपको वो हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, एक्चुअली 4th हाउस ना, 4th और 5th हाउस टीचिंग के क्यों है, लेकिन 4th हाउस केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर टीचिंग का है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भी वैदिक को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 5th हाउस जो है वो विद्या का है, एजुकेशन का है। ठीक है, उसमें वो सिग्निफिकेशन बदल जाएंगे। आप एक बार विद्या का, एजुकेशन का कारक 5th हाउस ही रखिए, एक बार आपको समझने में आसानी हो। जब हम कभी केपी को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा भी उसके रूल्स क्या और उसके सिग्निफिकेशंस क्या है। अभी तक हमने बात की किसकी, 4th हाउस की, तो 4th हाउस के सिग्निफिकेशंस आपने लिख लिए हैं सबने, डन। अब हम बात करने जा रहे हैं 5th हाउस की। तो 5th हाउस आपकी कुंडली के अंदर, इसको कुंडली के अंदर 3 सबसे मेजर हाउसेस जो कहा जाता है, जो मेजर रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजर कोई कैबिनेट होगी, है ना, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, उसके सेक्रेटरीज होंगे। बाकी तो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के जो हेड है वो तो चीफ होते ही हैं, लेकिन सरकार कुछ चुनिंदा लोग ही चला रहे होते हैं। तो ठीक ऐसे ही कुंडली के अंदर ना 3 मेजर हाउसेस होते हैं, इसको बोलते हैं आपकी कुंडली की त्रिकोण। तो 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। ठीक है, तो 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस जो होंगे वो आपकी कुंडली के अंदर मेजर वो होंगे। मेजर मतलब ये कभी आपको, अगर ये अच्छी स्थिति में है ना तो आप कंफर्ट में रहोगे, बट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कुछ और हाउसेस की भी हेल्प लगेगी ग्रो करने के लिए ना। सिर्फ इन हाउसेस से काम नहीं चलता है। जिंदगी अगर कुछ बड़ा अगर करना है तो बाकी हाउसेस भी स्ट्रांग होने चाहिए जो इनके विपरीत होंगे। स्ट्रगल करके इंसान जो है वो बड़ा करता है, कंफर्ट में रह के कभी कोई बड़ा नहीं कर पाया। खैर 5th हाउस पे आते हैं। 5th हाउस को कहा जाता है आपके पिछले जन्म के कर्मों का हाउस। पिछले जन्म के कर्म ये दिखाता है 5th हाउस। तो 5th हाउस के अंदर जितने भी सिग्निफिकेशंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको सूत्र दे रहा हूं एस्ट्रोलॉजी का, समझना इस चीज को। 5th हाउस के अंदर जितने भी सिग्निफिकेशंस आते हैं उसकी क्वालिटी डिसाइड करता है कि आपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल किया है। सब चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया है पिछले जन्म के अंदर, वो आपका 5th हाउस की क्वालिटी बताएगी। 5th हाउस सिग्निफाई करता है संतान को। हम बोलते हैं कुंडली लेके जाते हैं जी संतान नहीं हुई, संतान कब होगी, या संतान जो है वो दुखी कर रही है। तो संतान अगर किसी को दुखी कर रही है ना, तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसको कर रही है। हम आमतौर पे ना बड़े बुजुर्ग आपको बोलते हुए सुनाई देते हैं, पता नहीं कौन से ऐसे कर्म रहे होंगे जो ऐसी संतान मिली। अब वो पॉजिटिव सेंस में भी बोल सकते हैं, नेगेटिव में भी बोल सकते हैं कि भाई पुराने जन्म के अंदर कोई अच्छे ही कर्म किए होंगे जो ऐसी संतान मिली। तो यानी कि संतान का जो कनेक्शन है वो पिछले जन्म के कर्मों से है। ये चीज समझने में, पिछले जन्मों का जो आपके कर्म है उसका सीधा सीधा कनेक्शन आपकी संतान से, वो बताएगी कि कैसे कर्म रहे हैं। किसी भी चीज को क्रिएट करना, बनाना, खुद कौन बनाता है, कुदरत बनाती है ना। कुदरत 2 चीजों का कारक है 5th हाउस, और 5th हाउस कारक है नेचर। नेचर मतलब कुदरत का, जो आसपास हम, जिस कुदरत के हम हिस्सा हैं, कुदरत है। कुदरत का पहला काम क्या है, क्रिएट करना। तो 5th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएशन। अब सबसे पहले क्रिएट क्या होता है, भाई कोई बच्चा, भाई कुदरत का सबसे मेजर चीज क्या है जो बनाती है, वो एक संतान, एक जीव, एक बच्चा बनाती है। वो एक कुदरत, मतलब जितनी भी आज साइंस एडवांस हो जाए लेकिन वो एक बच्चा नहीं बना सकता, है ना, जैसे एक नेचुरल प्रोसेस में बनता है। तो 5th हाउस सिग्निफाइज द मदर नेचर, मदर नहीं, मदर नेचर। इन चीजों को ये सिग्निफाई करता है। 5th हाउस सिग्निफाइज योर इंटेलेक्ट, योर बुद्धि। हम उसमें हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना, हनुमान जी के लिए बोला जाता है बल और बुद्धि के दाता।
बल बुद्धि के दाता। वो बुद्धि क्या है? बुद्धि ये है कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं, कि आपकी जो बुद्धि है वो वेवर नहीं कर रही है, सही टाइम पे आपकी बुद्धि आपका साथ दे जाए, आप जिंदगी के अंदर अच्छा तरक्की करते हो। इसलिए 5th हाउस का इंपॉर्टेंट होना वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। 5th हाउस आपकी जो है वो बुद्धि है। गायत्री मंत्र में बोला जाता है धियो यो न प्रचोदयात्। वो जो धी है ना, धी, वो 5th हाउस है, वो आपकी बुद्धि की बात कर रहा है, वो आपकी विवेक की बात कर रहा है। सही टाइम पे सही लिया हुआ डिसीजन जो है ना, वो आपकी बुद्धि के बारे में बताता है, वो धी है। 5th हाउस आपकी लविंग नेचर को बताता है, आपके लव रिलेशनशिप्स को भी बताता है। यानी कि जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं, किसी का रिलेशनशिप कैसा है, रिलेशनशिप यानी कि उसके जिससे वो प्रेम करता है। 5th हाउस ना प्रेम है। प्रेम किससे करता है? चाहे वो अपने किसी व्यक्ति से, किसी से भी प्रेम करता है, तो जिसको हम जैसे बोलते हैं ना आजकल रिलेशनशिप्स के इशू आ जा रहे हैं, तो वो 5th हाउस बताएगा कि इस इंसान की कुंडली इस जिंदगी के अंदर जो है ना, वो किस तरीके से उसके प्रेम संबंध रहेंगे। 5th हाउस इस चीज़ को सिग्निफाई कर। जितने भी हाउसेस को आप अभी स्टडी कर रहे हो ना, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कर रहे हो, सिंपल में ही करा जाना चाहिए। और आप इनके ना कोर को समझ लीजिए, कोर को, ये भाव एक्चुअल में देना क्या चाह रहा है। अगर आपने उस कोर को समझ लिया तो आपको हाउस के बाकी सिग्निफिकेशंस भी समझ में आ जाएंगे। बाकी सब चीजें धीरे धीरे अपने आप क्लियर होती। आपको कुछ भी निकालना है तो आपको मालूम होगा भी इस हाउस से रिलेटेड वो आती है, मेरा हाउस इस कंडीशन में है और ये चीज मेरे को यहां से मिलेगी, ऐसी मिलेगी और ऐसी मिलनी चाहिए, और इस तरीके के मुझे कर्म करने। तो अभी तक हमने जो है इस चीज को स्टडी किया। मैं आपको 5% 10% चीजें दे रहा हूं, लेकिन इस चीज को ना आगे मल्टीप्लाई करने का काम आप ही का है। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर किसी को हम ज़्यादा स्पून फीडिंग करते हैं तो उसको हम अपाहिज बना रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी व्यूअर, जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ, आप सबके कारण जो है वो बढ़िया चल रहा है, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके प्यार के कारण, तो आपको अपाहिज ना बनाया जाए। आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अगर आप मेहनत करोगे तो वो चीज़ पक्की हो जाएगी आपके लिए। आप जब 3-4 कुंडलियाँ देखोगे, वो आपके लिए वो चीज़ें पक्की हो जाएंगी। अब आपके लिए क्या होमवर्क है? आपके लिए होमवर्क है कि आप इन 5 हाउसेस के जो मेजर सिग्निफिकेशंस हैं, उसको आप यूटिलाइज कीजिए, उसको आप याद करके रखिए। इसके बाद हम 6 से लेकर 12th हाउसेस तक हम डिस्कस करेंगे, उसको एक ही क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इसको एक बार इतना रखते हैं, थोड़ा सा लाइट रखते हैं, ताकि चीज़ें आपको धीरे धीरे जो है वो समझ में